Hello friends, yesterday we saw that meaning and objective of planning. Chapter 1 planning is course now topic 2 various committees and responsibility. जैसा कि हमको पता है कि कोई भी इवेंट को करने के लिए हमारे पास मैन पावर यानी कि श्योर्स होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए ताकि हम कमिटी बना के अच्छे से उसको हम क्लियर कर सके, अच्छे से हम उसको कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पर आज हम वही देखेंगे कि कोई भी इवेंट को करने के लिए कौन कौन सी कमिटी हमें रिक्वायर है। जैसे कि वेरियस कमिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का काम क्या है कि वो पूरी जितनी भी उनके नीचे कमिटीज है और उसके अंदर जितने लोग हैं उनको किस तरह से गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या है, तभी तो एक अच्छे से हम कोई भी इवेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर एक होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर्म होती है। एग्जीक्यूटिव कमिटी का काम यह है कि वो उसके नीचे जो कमिटी के अंदर लोग हैं उनको वो ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद किसका क्या काम रहता है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी उनको समझाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी के नीचे भी अब जो मेन पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो एग्जाम के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो इसके रिलेटेड होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव कमेटी का वहां पर एग्जाम के अंदर कोई उल्लेख नहीं होता। मेन जो वर्क होता है वो कमेटी का होता है जिसके अंदर देयर आर 11 कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का काम है कि the committee for publicity announces the date, venues and sports event, advance information to the institution and printing etc. Its main responsibility is to advertise the sports event. As we know that if we are going to conduct any kind of events, we should inform that particular task, particular work to other institution or other participants for like where and where is to be going to conduct। मतलब ये होता है कि पब्लिसिटी, हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं उसकी पब्लिसिटी होना जरूरी है। पब्लिसिटी होने से जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं, पार्ट लेने वाले हैं, उनको पता चल सकता है कि ये कब और कैसे और कौन सी जगह पर इवेंट होने वाली है। और जो लोग एडवांस के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं तो वो हमारा कांटेक्ट अर्लियर कर सकते हैं। तो ये मेन काम उसका पब्लिसिटी कमेटी का होता है कि जिसके अंदर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है वो इवेंट की पब्लिसिटी करते हैं। सेकंड है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले कि सीबीएसई स्कूल के अंदर कोई भी एक वेस्ट जोन की वॉलीबॉल की कंपटीशन कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी टीम्स गुजरात की स्टेट से भी और अदर स्टेट से भी, दीव दमन वहां से भी आ सकते हैं। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं शायद उनको हमारा लोकेशन, हमारा जो वेन्यू है वो उनको पता नहीं होता। तो उनके लिए जो कमेटी काम कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। Boarding and lodging committee is responsible for making necessary arrangement for providing accommodation and serving meals to sports person and officials। जो बाहर से आ रही है टीम उसको प्रॉपर तरीके से उनको कहाँ पर एकोमोडेशन देना है और उनको कौन से वक्त पर लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट वगैरह जो देने की जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस, वो काम ये कमेटी के अंदर जितने लोग रहे हैं वो अच्छे से वहां पर वर्क करते हैं। तो बोर्डिंग यानी वहां से उनको लाना और लॉजिंग यानी यहाँ पर हमारी जो हॉस्टल है या तो जहाँ पर हमारे उनको रहने की व्यवस्था की गई है उनको वहां पर टाइम टू टाइम लंच एंड
and dinner and refreshment will be provided. Now the third is reception committee. तो यहाँ पर रिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो हम उसको स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी टीम या कोई भी बाहर से ऑफिस से लाते हैं तो उनको हम हमारी एक हॉस्पिटलिटी रहती है कि उनको हम स्वागत करें। तो ये कमिटी के अंदर रिसेप्शन काउंटर होता है या रिसेप्शन टेबल पर कुछ लोग बैठे होते हैं, वो उनको उनका स्वागत करते हैं और उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं, लीड करते हैं। यहाँ पर the member of this committee are responsible to welcome the chief guest at the opening and the closing ceremony. It is also the duty of this committee to welcome the other guest and spectator. बाहर से कुछ लोग जो लोग इवेंट्स देखने आते हैं उनका भी यहाँ पर वेलकम करते हैं। उसके अलावा जो चीफ गेस्ट इवेंट्स के अंदर हमने कोई चीफ गेस्ट को अपॉइंट किया हुआ है तो उसका हम वेलकम करते हैं। उनकी प्रॉपर प्लेस होती है वहाँ पर उसको बिठाते हैं या तो उनका जहाँ पर प्रॉपर एकोमोडेशन होते हैं वहाँ पर उसको हम ले जा सकते हैं। तो ये जो काम करना होता है वो एक कमेटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो यही काम सिर्फ करते हैं। तो मतलब ये है कि जो जितना भी यहाँ पर कमिटीज बनी हुई है उनके पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर वर्ड्स अपॉइंट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग दे विल बी वर्किंग। नाउ द फोर्थ वन इज डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटी। As we know that whatever events will be conducted, there should be one ceremony like opening ceremony, closing ceremony. So first of all, we are talking about opening ceremony. So there should be a proper one place, one stage should be there, and the stage should be decorated one. तो ये जो डेकोरेशन का काम है, वो डेकोरेशन का काम कौन करेगा? ये जो कमिटी है डेकोरेशन सेरेमनी कमिटी, उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है वो पूरी तरह से वो स्टेज को डेकोरेट करेंगे। पीछे अगर कोई बोर्ड लगाया हुआ है तो बोर्ड को बैनर से या कोई अदर्स जो डेकोरेशन इक्विपमेंट है उससे वो डेकोरेट करेंगे। और सेरेमनी जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, तो सेरेमनी के अंदर जितनी भी जरूरियात है वो सारे इक्विपमेंट वहां पर वो प्रॉपर रखेंगे ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम हो सके। फिफ्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन कमिटी। पहले भी हमने यहाँ पर देखा कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी कि कोई टीम बाहर से आ रही है, सपोज वन टीम इज कमिंग फ्रॉम द आउट स्टेशन लाइक देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम एनीवेयर। सो मे बी दे डोंट नो द एक्चुअल प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर वेन्यू वेयर टू बी इवेंट कंडक्टेड। सो ट्रांसपोर्टेशन कमिटी will contact that particular coaches or the head of that institute and will inform that when and where they have to be reached. Suppose one team is coming by the bus, maybe by the train, maybe by the plane. So transport in charge, transport committee member will inform that particular coaches or captain where they are. The committee will go there, the particular person will contact with that coaches and will come with that facility like bus, private vehicle and come to that particular place. मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, कोई बाहर से आ रहे हैं उनको हमारे स्कूल का एड्रेस या स्कूल पर आने का जो रास्ता है वो मालूम न हो तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के इंचार्ज जो भी होते हैं वो उनको पहले से इन्फॉर्म करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप कौन से वे से आ रहे हो। सपोज वो बस से आ रहे हैं तो सूरत स्टेशन जो है बस स्टेशन वहाँ पर वो टीम उतर रही है, या तो रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर वो टीम उतर रही है, या तो बाय रेल आ रहे हैं, बाय ट्रेन या तो बाय बस, जो भी प्लेस से जो भी मोड से वो आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली उनको उनका कांटेक्ट करके टीम कहाँ पर खड़ी होती है, उनको कौन से व्हीकल में, सपोज हमने बस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है तो हमारी बस का नंबर और साथ साथ हमारे ड्राइवर जो बस के अंदर उनको लेके आने वाले हैं उनका नंबर उनको पहले से हम दे सकते हैं ताकि वो कोचिज या तो वो जो टीम के हेड है वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उनका कांटेक्ट कर सके और तो और उनके जो ड्राइवर कंडक्टर है बस के उनका कांटेक्ट कर सके और अच्छे से वो वहाँ से वेन्यू पर आ सकते हैं। तो ये काम ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का रहता है।
नाउ ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी। तो जैसा कि आप जानते हो कोई भी इवेंट्स करने के लिए ग्राउंड्स के ऊपर इक्विपमेंट होना जरूरी है। दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्राउंड्स और लेइंग आउट द ट्रैक एंड फील्ड। दिस कमिटी also makes the necessary arrangement of equipments related to the games athletic meet. This committee is also responsible for providing the equipments according to the specification. तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे वॉलीबॉल वेस्ट जोन की, तो वॉलीबॉल वेस्ट जोन में तो बहुत सारी टीम बाहर से आ रही है, तो उसके लिए हमें 2, 3 या 4 मैदान, 4 ग्राउंड अलग अलग, जैसे कि 2 गर्ल्स या 2 गर्ल्स के लिए, 2 बॉयज के लिए ग्राउंड बनाने होते हैं। तो वो ग्राउंड के ऊपर जो हमारा ट्रैक है, जो ग्राउंड है, उसके अंदर यहाँ पर उनको वहां पर खेलना है। तो हमने यहाँ पर सपोज 4 ग्राउंड बनाया है। हमारे जो पार्ट है 1 ग्राउंड, 2 ग्राउंड, 3 ग्राउंड, 4 ग्राउंड। तो उसके लिए भी बॉयज के लिए बॉयज 1, बॉयज 2, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2। तो यहाँ पर हमने 4 ग्राउंड बनाया हुआ है, 2 बॉयज के लिए, 2 गर्ल्स के लिए। तो वहां पर प्रॉपर्ली वो ग्राउंड के ऊपर टाइम टू टाइम इक्विपमेंट पहुंच जाने चाहिए। और जो ग्राउंड होता है उसका पूरा लेइंग आउट, यानी कि पूरा ग्राउंड जो है वो ड्रॉ हुआ है कि नहीं, वो पूरा के पूरी जिम्मेदारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी के से जितने लोग हैं उसकी रहती है। जहां पर कुछ भी कम पड़ रहा है तो पूरा करने की जिम्मेदारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की होती है। और वो इवेंट्स के पहले हो सके तो आधा घंटा पहले वहां पर प्रॉपर मार्किंग और इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। नाउ कमिटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। आगे जैसे हमने बात की है रिफ्रेशमेंट यानी कि कोई भी इवेंट्स जो हम कर रहे हैं उसके अंदर बाहर से कोचेस, टीम, प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट, सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का चाय नाश्ता जो भी हमने तय किया हुआ है वो वहां पर उनको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। तो अगर उनके लिए कोई पास अवेलेबल कर रहा है तो वो पास कमेटी के मेंबर उनको कब देंगे, वो पूरे की पूरी जिम्मेदारी इसके अंदर होती है। देखते हैं यहाँ पर दिस कमेटी सेंड्स एंट्री फॉर्म्स for making this event entertainment and refreshment when the team will come and give the submission forms that by how much players they are going to accommodate here. According to that member of that team we are arranging refreshment and one committee for entertainment. During that event entertainment should be necessary for motivate the students and for the spectator. अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो जो स्पेक्टेटर है उनके लिए और जो लोग जो खेल रहे हैं उनको खेलने में थोड़ा मजा आए, उसके लिए एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर वो जो काम है रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट का जो काम है वो पर्टिकुलर कमेटी को दिया गया है। वो कमेटी यहाँ पर वो काम पूरे के पूरे संभाल रही है। कमिटीज और एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। तो पहले भी हमने जैसे यहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी टीम आ रही है तो वो टीम आपके वहां पर आ रही हो पहले कंफर्म होना चाहिए। तो फॉर दैट वर्क यू हैव टू सेंड वन एंट्री फॉर्म टू द पर्टिकुलर schools so that they can fill the entry forms and will give back to you so that you can make the proper arrangement according to the number of the members or number of the teams. तो पहले से आपको वो एंट्री फॉर्म वो पर्टिकुलर स्कूल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म आपको हो सके तो 15 दिन पहले, 1 मंथ पहले आपके पास आ जाना चाहिए, कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी करा सकते हो, लॉजिंग और उनकी बोर्डिंग की व्यवस्था करा सकते हो। साथ साथ में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर ड्यूरिंग प्रोग्राम कितने लोग अवेलेबल रहने वाले हैं वो भी पहले से आपको पता चलता है। और उसके अंदर भी कितने लोग नाइट होल्ड करने वाले हैं, या तो कोई नजदीक से आ रहा है, सपोज हम सूरत के अंदर बात करें तो सूरत जिला के अंदर हम इवेंट कर रहे हैं तो कोई टीम नवसारी से आ रही है तो नवसारी बाजू में ही होता है। तो यहाँ पर वो टीम को हो सके तो नाइट होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती। तो उसके अकॉर्डिंग हमें
प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है, या तो हमें उनके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन या तो लॉजिंग की जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो हम यहाँ पे पहले से तय करते हैं। इसके लिए हम एक कमेटी बनानी पड़ती है जिसके अंदर वो पहले से उनकी एंट्री ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरे का पूरा प्रोग्राम हम चला सकते हैं। नाउ द 9th one is committees for officials। मेन रोल, कोई भी इवेंट जो चल रही है उसके अंदर मेन रोल जो होता है वो ऑफिसर्स का होता है। ऑफिसर्स यानी यहाँ पर एक दो अंपायर की बात नहीं हो रही होगी। ऑफिसर्स के अंदर बहुत सारे मैन पावर जैसे कि चीफ रेफरी, एम्पायर, रेफरीज, फिर टाइमर, स्कोरर, क्लार्क, बहुत सारे मैन पावर इसके अंदर चाहिए। तो जो ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए हमारे ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग कितने ऑफिसर्स की जरूरत रहती है। ऑफिसर्स की पहले एक मीटिंग लिया जाता है, मीटिंग के अंदर उनको समझाया जाता है और वो काम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है। वो मीटिंग लेके उनको समझाते हैं कि उनको कौन से डे पर, कौन से ग्राउंड पर, मॉर्निंग में, इवनिंग में कौन से सेशन में काम करना होता है, कहाँ पर काम करना होता है, वो पूरे के पूरा समझाते हैं। और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिसर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पहले से उनको प्रोवाइड किया जाता है। सपोज जो भी स्कोरर है, स्कोरर के पास जब इवेंट चल रही होती है तब उनकी स्कोर शीट पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। स्कोर शीट के साथ स्टेशनरी आइटम जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी उनको चाहिए वो पहले से इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर मिला होना चाहिए। चीफ रेफरी जो होती है, तो चीफ रेफरी की प्लेस कहाँ पर होती है, रेफरीज जो होते हैं उनकी प्लेस कहाँ पर है, उनको जितनी भी फैसिलिटी चाहिए वो पहले से हम अरेंज कराते हैं। और वहाँ पर ऑफिसर्स का काम होता है कि पूरे का पूरा जो इवेंट है वो अच्छे से कंडक्ट करें। तो यह बात हो गई कमेटी फॉर ऑफिसर्स। नाउ अनाउंसमेंट कमेटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी इवेंट चल रही है तो उसका अनाउंसमेंट होना जरूरी हो सकता है कि some members will go outside and they don't know, all the players are not aware of that particular time. So when they are announcement like this event will be going to be held on the particular ground 1 or 2, like 11 o'clock or 3 o'clock for the boys or 9 o'clock for girls, and in the second system 4 p.m. on the second ground for the girls, so that they can be aware and they can be available on that particular ground before the event will be started. तो अनाउंसमेंट होने से उनको पता चलता है कि हमें हमारे ग्राउंड के ऊपर कब इवेंट शुरू हो रही है और उसके लिए जो भी प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन उनके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं और वहां पर खेलने के लिए वहां पर वो आ सकते हैं इजीली। नाउ फर्स्ट एड कमेटी, जैसे कि आप जानते हो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर हमें जब खेलते हैं तब इंजरी होने के चांसेस है। मैं तो मानता हूँ कि चांसेस नहीं होते, इंजरी होती ही है। तो वो इंजरी को फर्स्ट एड कमेटी जो होती है उसके अंदर एक प्रॉपर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, वो हमारी इंजरी को समझ के उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करता है। जो भी इंजरी है उसके अंदर प्लेयर्स को हो सके इतनी मिनिमम कष्ट हो उसके अकॉर्डिंग वो समझ के फर्स्ट एड देता है। और अगर फर्स्ट एड का इलाज करने के बाद भी वो इवेंट्स करते करते कुछ इंजरी ऐसी भी है जिसके अंदर उसको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एम्बुलेंस या तो कोई भी व्हीकल से उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर फर्स्ट एड कमेटी की रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज देखा कि वेरियस कमिटीज एंड द रिस्पांसिबिलिटी केस के अंदर 11 कमेटी है जिसके अंदर हमने एक एक करके यहाँ पर समझा हुआ है। एनुअल एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि नाउ मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज एंड द रिस्पांसिबिलिटी। सो इन दैट केसेस यू हैव टू राइट, सपोज द क्वेश्चन इज कैरिंग 3 मार्क्स, so you have to write only 3 committees and explain that in 4-5 lines. And suppose there will be a question carrying 5 marks, so you have to write 5 committees and explain in 5-6 lines. So आज हमने देखा कि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसके चलाने के लिए कितनी कमेटी होती है, उसके अंदर जो होते हैं कमेटी के अंदर जितने लोग होते हैं उसका क्या काम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम के अंदर भी आपके व्यूज के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।
हैं।